हे गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के बारे में। तो कहानी की शुरुआत जेनेट से होती है और वो समय तब का था जब वो क्वांटममेनिया में फंसी हुई थी और वहाँ के कुछ जीव उस पर हमला करने लगे थे। जेनेट उन सबको संभाल रही थी, लेकिन एक अनजान शख्स आकर उसकी मदद करता है और वो जेनेट से कह रहा होता है कि ये जगह कौन सी है। और फिर सीन शिफ्ट होता है हमारे प्रेजेंट टाइम पर, जहाँ पर स्कॉट लैंग पूरी दुनिया बचाकर सेलिब्रिटी बन गया था। सब लोग उसको पहचानने लगे थे और उसने अपनी एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम होता है लुकिंग फॉर द लिटिल गाय। और होप अपने डैड की कंपनी संभाल रही थी और लोगों की पिंप आर्टिकल से मदद भी कर रही थी। और फिर एक दिन स्कॉट के फोन पर जेल से फोन आता है और वो फोन आया था कैसी के लिए। दरअसल पुलिस वाले बेघरों के टैंक्स हटा रहे थे और कैसी ये सब रोकने के लिए पुलिस वाले से पंगा ले लेती है और उसकी गाड़ी भी छोटी कर देती है। और फिर स्कॉट और होप भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं कैसी को छुड़ाने के लिए। फिर हमें पता चलता है कि स्कॉट और कैसी के बीच में थोड़ी दूरियां बढ़ चुकी थी और ये इसलिए हो सकता है कि स्कॉट अभी सेलिब्रिटी बन गया है और इसलिए वो कैसी को टाइम नहीं दे पा रहा है। फिर हमें डॉक्टर हैम्पिंग का घर दिखा जाता है, जहाँ पर होप अपनी मॉम से कह रही थी कि आप क्वांटम रियम के बारे में बात कर सकती है, लेकिन जेनेट उस बारे में बात करना ही नहीं चाहती थी। फिर हमें पता चलता है कि कैसी दूसरी बार जेल में गई थी और स्कॉट ये सब सुनकर कैसी को समझाने लगता है, लेकिन डॉक्टर हैम्पिंग और होप दोनों कैसी की साइड लेते हैं। फिर कैसी उन सबको एक कमरे में लेकर जाती है और वो कह रही होती है कि जब आप 5 सालों के लिए यहाँ पर नहीं थे तब मैं क्वांटम रियम की स्टडी कर रही थी और कैसी ने सैटेलाइट जैसा डिवाइस बनाया था जिसकी मदद से वो क्वांटम रियम की स्टडी कर सकते हैं। और फिर जेनेट को पता चलता है कि कैसी क्वांटम रियम में सिग्नल्स भेज रही थी और ये बात उसको पसंद नहीं आती है और वो गुस्से में सिग्नल तोड़ देती है। फिर जेनेट क्वांटम रियम के बारे में सब कुछ बताने वाली होती है, लेकिन तभी वो डिवाइस एक्टिवेट हो जाता है और सारी चीजें अपने अंदर खींचने लगता है और फिर वो सब भी क्वांटम रियम के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर वो पांचों 2 टीमों में बट जाते हैं। एक टीम में होते हैं कैसी और स्कॉट और दूसरी टीम में होते हैं हैंपिंग, होप और जेनेट। और अब ये पांचों क्वांटम रियम में खो चुके थे और फिर क्वांटम रियम के जीव स्कॉट और कैसी पर हमला कर देते, लेकिन क्वांटम रियम में रहने वाले लोग वहाँ पर आते और स्कॉट और कैसी की मदद करते और वो सभी उन दोनों को पकड़कर अपने लीडर के पास जाते, जहाँ पर वो सभी लोग स्कॉट से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज स्कॉट को समझ नहीं आ रही थी। और फिर वो सब मिलकर स्कॉट को लाल कलर का लिक्विड पिलाते, जिसकी वजह से वो सब लोगों की लैंग्वेज समझ पा रहा था और वो सब उन दोनों को जासूस समझ रहे थे। लेकिन उनमें से एक बंदा होता है जो माइंड रीड कर सकता था और वो ये कंफर्म करता है कि वो दोनों जासूस नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर उनकी लीडर आती है और वो कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों ऊपर की दुनिया से आए और कॉन्करर इन दोनों को ही ढूंढ रहा होगा और वो भी ऊपर वाली दुनिया से ही आया है। और फिर हमें डॉक्टर हैम्पिंग, होप और जेनेट दिखाए जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर हैम्पिंग कह रहे होते कि मैंने सालों तक क्वांटम रियम के बारे में स्टडी की है, लेकिन ये सब मैंने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन जेनेट कहती है कि तुमने इसकी गहराइयाँ नहीं देखी थी। यहाँ पर दुनिया के अंदर दुनिया है, ये बहुत बड़ी जगह है और ये जगह पृथ्वी के नीचे छुपा हुआ यूनिवर्स है। और फिर इन लोगों के सामने क्वांटम रियम में रहने वाले लोग आ जाते हैं और जेनेट कहते हैं कि इन लोगों को मैं संभाल लूंगी। और फिर जेनेट और उनके लीडर के बीच में फाइट होती है। फिर हमें पता चलता है कि उनका लीडर जेनेट का दोस्त था और ये सब उनका हाय हेलो करने का तरीका है। फिर जेनेट का दोस्त उन तीनों को कपड़े देता है ताकि कोई भी उन तीनों को यहाँ पर पहचान ना सके और उन तीनों के लिए एक सवारी भी देता है। और फिर वो तीनों निकल जाते हैं क्राइलर के लिए और फिर वो तीनों एक बार टाइप की जगह पर जाते हैं, जहाँ पर जेनेट वही लाल लिक्विड मंगवाती है और होप और हैंपिंग उसको पी लेते हैं। और अब वो दोनों भी सब लोगों की लैंग्वेज समझ पा रहे थे और फिर वो तीनों एक और दोस्त का इंतजार कर रहे थे जिसका नाम होता है क्राइलर। जेनेट कहती है कि क्राइलर की मदद से हमें स्कॉट और कैसी के बारे में पता लग सकता है। क्राइलर के आने के बाद हमें पता चलता है कि वो कॉन्करर से मिला हुआ है और वो कहता है कि स्कॉट और कैसी के लिए उसने एक शिकारी भेजा है जिसका नाम है मोडॉक और उन तीनों को पकड़ने के लिए कॉन्करर के सोल्जर्स आ जाते हैं। लेकिन तभी होप उन सब पर हमला कर देती है और फिर वो तीनों अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाते हैं, वो भी क्राइलर का शिप लेकर। और फिर हमें स्कॉट और कैसी दिखाए जाते हैं। वहां पर स्कॉट उनके लीडर से मदद मांग रहा था और वो कहता है कि हम अपनी फैमिली को ढूंढ रहे हैं, हैंपिंग, होप और जेनेट। और उन सबकी लीडर जेनेट को जानती होती है, इसलिए वो कहता है कि उसको यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, कॉन्करर उसे ही ढूंढ रहा होगा और तुम्हें भी। और फिर उनकी लीडर कहती है कि कैसे कॉन्करर ने अपना साम्राज्य बनाने के लिए हमारी दुनिया बर्बाद कर दी, लेकिन कैसी कहती है कि हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, लेकिन स्कॉट उसको मना कर देता है। और फिर उनकी लीडर उन दोनों को दूर रहने के लिए कहती है, क्योंकि अगर वो जेनेट को जानते हैं तो कॉन्करर तुम्हें ढूंढ रहा होगा। और तभी वहाँ पर कॉन्करर के सोल्जर्स आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते, लेकिन उनकी फाइट के वक्त उनकी लीडर पकड़ी जाती है और उन सबकी लीडर को बचाने के लिए कैसे उनकी मदद करती है और इसलिए स्कॉट को भी फाइट करनी पड़ती है। और तभी उन दोनों को पकड़ने के लिए वहाँ पर मोडॉक आ जाता है और मोडॉक और कोई नहीं, डैरेन ही था और वो येलो जैकेट में स्कॉट के साथ फाइट कर चुका है। और पिछली बार स्कॉट ने डैरेन को क्वांटम रियम में छोड़ दिया था, लेकिन कॉन्करर डैरेन को बचा लेता है और उसको एक नया रूप देता है और उसका नाम रखता है मोडॉक। और फिर मोडॉक कैसी और स्कॉट को पकड़ लेता है और फिर मोडॉक वहाँ पर आता है जहाँ पर स्कॉट और कैसी को बंद किया हुआ था और मोडॉक कह रहा होता है कि ये सब कुछ कैसी की वजह से हुआ है, उसने ही पहली बार यहाँ पर सिग्नल्स भेजे थे और इसीलिए कॉन्करर की इच्छा बढ़ने लगी जेनेट से मिलने की और तुम्हारी वजह से उनको यहाँ पर ला सके। फिर सीन शिफ्ट होता है जेनेट पर और वो अपनी कहानी बताना शुरू करती है और यहाँ से हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब जेनेट क्वांटम रियम में फंस चुकी थी, तब वो अकेली यहाँ पर नहीं थी, वहाँ पर कोई और भी था। वो अपने आप को साइंटिस्ट बताता है और वो यहाँ पर खोज
करने के लिए आया है और उसके पास एक शिप होता है और उस शिप का पावर कोर बंद हो चुका था और शिप को चलाने के लिए उसका ऑन होना जरूरी था और फिर जेनेट उसकी मदद करती है उसको ऑन करने में। लेकिन कुछ वक्त के बाद ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। जेनेट उसके साथ अपनी बेटी की बातें शेयर करती है और तब वो वादा करता है जेनेट से कि वो उसकी टाइमलाइन में सही सलामत उसको पहुंचा देगा। और काफी समय बीत जाने के बाद उसका कोर जिंदा हो जाता है और फिर वो दोनों प्लान को स्टार्ट करने लगते हैं। लेकिन उसका स्पेसशिप न्यूरोकाइनेटिक था, यानी कि उसके दिमाग के साथ जुड़ा हुआ था और वो इसके जरिए किसी भी मल्टीवर्स में घूम सकता है। लेकिन तभी जेनेट उस शिप को छू लेती है और तभी जेनेट को पता चलता है कैंग द कॉन्करर के बारे में, जिसने अरबों खरबों जाने ली थी और वो प्लैनेट, यूनिवर्स, यहाँ तक कि टाइमलाइन को भी खत्म कर चुका है। दरअसल कैंग साइंटिस्ट नहीं था, उसको दुनिया से बेदखल किया गया था ताकि वो यहाँ पर फंस जाए और बाहर ना आ सके। और ये सब कुछ कैंग देख लेता है और कहता है कि हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं और तुम अपनी बेटी से भी मिल सकती हो। लेकिन जेनेट को ये मंजूर नहीं था, इसलिए वो पावर कोर को लेकर भागने की कोशिश करती है। लेकिन कैंग उससे बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो कैंग को यहाँ पर रोकने के लिए पिम पार्टिकल से वो उस कोर को बड़ा कर देती है, जिसकी वजह से वो समय पर से कंट्रोल खो बैठता है और कैंग ने अपनी जेल को इस सल्तनत में बदल दिया। और जेनेट तब तक छिप छिप कर बचती फिर रही थी जब तक हैंग पिम ने आकर उसको बचा ना लिया। और यहीं पर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और फिर जेनेट कहते हैं कि कैंग को बाहर जाने के लिए उस पावर कोर की जरूरत पड़ेगी और उसको छोटा करने के लिए पिम पार्टिकल्स की, जो कि स्कॉट लैंग के पास है। और इसीलिए मोडॉक ने स्कॉट को पकड़ा था। फिर हमें स्कॉट और कैसी दिखाए जाते हैं और उनसे मिलने के लिए वहाँ पर खुद कैंग आता है और वो कहता है कि यहाँ पर मैंने बहुत समय गंवा दिया है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है और उन सबको खत्म करना है जिन लोगों ने मुझे यहाँ पर फंसाया है और इसीलिए मेरा यहाँ से निकलना जरूरी है। और वो स्कॉट के साथ सौदा करना चाहता था और कैंग कहता है कि मुझे कोल लाने में मदद करो और मैं तुम सबको अपने घर तक पहुंचा दूंगा। लेकिन स्कॉट उसको मना कर देता है। लेकिन कैंग कैसी को मारने की धमकी देता है और कैसी की जान बचाने के लिए स्कॉट को ये काम करना पड़ता है। और फिर कैंग एक पोर्टल बनाता है जिसके जरिए वो पावर कोर के सामने होते हैं। और फिर मोडॉक स्कॉट को अपना काम बताता है। उसको बहुत ज़्यादा छोटा होना था और उसको छोटा होकर पावर कोर के अंदर जाना था और पिम पार्टिकल की मदद से उसको फिर से छोटा कर देना है। और फिर स्कॉट पावर कोर के अंदर कूद जाता है और उसको पावर कोर का सेंटर भी दिख रहा था, लेकिन वहाँ पर स्कॉट के वेरिएंट्स बनने लगे थे। और फिर मोडॉक कहता है कि ये सिर्फ संभावनाओं का जाल है, तुम्हें उस पर ध्यान नहीं देना है। और फिर स्कॉट के सिग्नल्स होप को भी मिल जाते हैं और वो भी उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर पहुँच गई थी और वो दोनों मिलकर पावर कोर को फिर से छोटा कर देते हैं। और तभी वहाँ पर जेनेट और हैंग पिम भी आ जाते हैं और जेनेट उस कोर को लेने की कोशिश करती है। लेकिन तब स्कॉट कहता है कि कैसे उसके पास है। लेकिन तभी जेनेट यही बोल रही थी कि वो कोर कैंग के हाथ में नहीं लगना चाहिए। उन लोगों की बात चल रही होती है, तभी वहाँ पर कैंग आता है और तभी स्कॉट अपनी कैसी को वापस करने के लिए कहता है। लेकिन कैंग उसकी बात से मुकर जाता है और स्कॉट उसको पावर कोर देने से मना कर देता है। लेकिन कैंग अपनी पावर की मदद से उस पावर कोर को छीन लेता है और वो दोनों कैंग से लड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन कैंग उन दोनों को बड़ी आसानी से हरा देता है और वो जेनेट को लेकर चला जाता है और मोडॉक उनका स्पेसशिप भी खराब कर देता है, जिसकी वजह से वो कैंग का पीछा ना कर सके। और फिर हमें कैसी दिखाई जाती है जिसको कैंग के सोल्जर्स ले जा रहे थे। लेकिन तभी कैसी उन पर हमला कर देती है और वहाँ से बचकर निकल जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारी चींटियाँ आ जाती है। तभी डॉक्टर हैम्पिंग कहते हैं कि हम जब से यहाँ पर है तब से मुझे सिग्नल्स आ रहे थे, लेकिन मुझे लगा ये टेक्निकल प्रॉब्लम थी। लेकिन ये सब तो चींटियों के सिग्नल्स थे और इन चींटियों ने बहुत समय यहाँ पर बिताया है, जिसकी वजह से इन लोगों की टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और हकीकत में मैंने उनको नहीं, इन्होंने मुझे ढूंढा है। और फिर कैसे उन क्रांतिकारियों के लीडर को छुड़ाती है और फिर वो दोनों मिलकर उसके साथियों को भी छुड़ा देते हैं। और फिर कैसी एक रूम में चली जाती है जहाँ से वो क्वांटम रियम में रहने वाले सब लोगों के साथ कांटेक्ट करती है और उनको कहती है कि तुम सब आज़ाद हो और यही सही मौका है, अगर हम सब मिलकर वार करें तो कैंग नहीं जीत पाएगा। और ये सब देखकर कैंग मोडॉक से कहता है कि स्कॉट की बेटी को खत्म कर दो। और फिर कैंग अपनी सेना तैयार करता है और पावर कोर की मदद से उस मशीन को ऑन कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर स्कॉट आता है जो कि अब जायंट मैन बन गया था और वो कैंग की मशीन पर हमला कर देता है और उसकी रिंग को तोड़ देता है। और दूसरी तरफ मोडॉक कैसी को मारने के लिए पीछे पड़ा हुआ था और तब कैसी भी बड़ी हो जाती है और मोडॉक को भी हरा देती है। और कैसी उसको समझाती है कि भाई सुधर जा, चंपू बनने की जरूरत नहीं है। और कैसी के कहने पर वो सुधर भी जाता है। और ये सब देखकर कैंग खुद फाइट करने के लिए आता है और उन सबको बड़ी आसानी से हरा देता है। लेकिन तभी वहाँ पर हैंग पिंग आते हैं, वो भी अपनी चींटियों के साथ। और इतनी सारी चींटियों को कैंग नहीं संभाल पा रहा था। उसने जो शील्ड बनाई थी वो भी मोडॉक तोड़ देता है और सारी चींटियां उसको खाने लगती है। लेकिन कैंग अभी तक मरा नहीं था और कैंग के शील्ड तोड़ने के चक्कर में मोडॉक भी मर जाता है। और फिर पावर कोर के पोर्टल की वजह से वो लोग अर्थ पर वापस आने वाले थे। हैंग पिंग, होप और जेनेट तो वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर कैंग आ जाता है और कैसी को बचाने के लिए स्कॉट वहीं पर रहता है। और फिर स्कॉट कैंग के साथ फाइट करता है जिसमें कैंग उसको बड़ी आसानी से हरा रहा था। लेकिन तभी स्कॉट को बचाने के लिए होप आती है और वो दोनों कैंग के साथ फाइट करने लगते हैं। लेकिन उनकी फाइट के दौरान कैंग एक मशीन के साथ टकरा जाता है जिसके अंदर पावर कोर था और वो मशीन कैंग को अपने अंदर खींच
लेती है और फिर वो दोनों भी अर्थ पर वापस चले जाते हैं और फिर स्कॉट अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाता है। और इस मूवी में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है, जिसमें पहले वाले सीन में हमें दिखाया जाता है कैंग्स जो डिस्कस कर रहे थे स्कॉट और उसकी फैमिली के बारे में, यानी कि उन सबको कैंग के बारे में पता लग चुका है। और फिर हमें काउंसलिंग ऑफ कैंग्स की झलक दिखाई जाती है, जहाँ पर बहुत सारे कैंग्स बैठे हुए होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है दूसरा पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसमें कैंग एक शो कर रहा होता है और उसके ऑडियंस में मोबियस और लोकी भी बैठे हुए थे। लोकी उसको देखकर घबरा जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।